आज की ये कत्ल की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। इस कहानी के क्लाइमेक्स को सुनने के बाद शायद अपने सर को आप दीवार पर लड़ाएं और ये यकीन करने की कोशिश करें कि एक इंसान इस हद तक जा सकता है और इस हद तक जाने के लिए जो उसके पीछे की वजह है, क्या ये वजह एक ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल भी एक ऐसा कत्ल जिसे यकीन करने के लिए भी शायद 100 जन्म लग जाए। कहानी आज की पंजाब के सबसे बड़े शहर लुधियाना की। लुधियाना में एक लोकेलिटी है अब्दुल्लापुर। इस अब्दुल्लापुर में एक परिवार जिनके दो बेटे हैं। एक बेटा जो बड़ा है उसका नाम जगजीत सिंह, और जो उसका छोटा भाई है उसका नाम स्वर्ण सिंह है। स्वर्ण सिंह और जगजीत सिंह की शादी वक्त गुजरते गुजरते दोनों की शादी एक ही घर में होती है। यानी कुछ वक्त पहले बड़े भाई की शादी होती और कुछ वक्त के बाद उसी घर में यानी भाभी की बहन से छोटे भाई की शादी हो जाती है। दोनों की पत्नियां सगी बहन होती है। शादी के बाद कुछ वक्त गुजरता है, बड़े भाई की एक बेटी होती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरी बेटी होती है। बड़े भाई की अब दो बेटियां हो चुकी थी। कुछ वक्त के बाद दूसरी शादी जब उसके छोटे भाई से होती है, उसकी बहन की, तो उसका भी एक बेटा पैदा होता है। दोनों की जिंदगी में बेहद खुशियां थी। दोनों एक ही घर में अपनी माँ के साथ रहते थे। घर बड़ा था। जो बड़ा बेटा था जगजीत सिंह, उसका कोई बेटा नहीं था, उसकी दो बेटियां ही थी। अब इनके दिल में एक आस थी कि इनका एक बेटा भी पैदा हो, जिसके लिए वो काफ़ी इंतज़ार भी की। लगभग सालों बीत गए इस आस में कि उनका एक बेटा पैदा होगा, लेकिन वक्त गुजरते जाता उनका बेटा नहीं पैदा होता। वो अलग अलग प्रार्थना स्थल पर जाते, प्रार्थना करते, मन्नतें करते, मिन्नतें करते। कुछ वक्त गुजरता है, सालों बाद जगजीत सिंह का एक बेटा पैदा होता है। जगजीत सिंह का बेटे की जो पैदाइश थी वो साल 2014 की। साल 2014 में उसका बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सहजप्रीत सिंह। सहजप्रीत सिंह धीरे धीरे बड़ा हुआ। वो काफ़ी लोगों का प्यारा था, खूबसूरत था, सबका लाडला था। घर में और पूरी रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो उससे प्यार ना करता हो। क्योंकि जगजीत सिंह का इकलौता बेटा, जो कि काफ़ी मिन्नतों और मन्नतों के बाद पैदा हुआ, और बेटा भी पैदा हुआ तो बेहद खूबसूरत, जिसके बाद लोगों का प्यार उसके ऊपर टूट पड़ा। जो उस परिवार में चचा था स्वर्ण सिंह, वो तो अपने भतीजे से इस कदर प्यार करता था कि जिसके प्यार की शायद कोई कीमत ना लगाई जा सके। वो अपने बेटे को कोई सामान शायद वक्त पे ना दे पाता हो, लेकिन अपने भतीजे को वो इस कदर मानता था कि हर एक ख्वाहिश उसकी पूरी करता था। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, दादी थी, सबका प्यारा सहजप्रीत सिंह था। वक्त गुजरता है, साल 2022 आता है। अब सहजप्रीत सिंह की उम्र 8 साल की हो चुकी थी। सहजप्रीत सिंह घर के बाहर निकला, खेलता कूदता, साइकिलें चलाता। 18 अगस्त 2022 को अचानक सहजप्रीत सिंह गायब हो जाता है। घर वाले खोजबीन करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। रात हो जाती है। जो उसका चाचा था वो अमृतसर गया हुआ था, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर अपनी प्रार्थना करने। उसको फ़ोन किया जाता है। उसको बताया जाता है कि जो सहजप्रीत सिंह है वो गायब है, नहीं मिल रहा है। वो भी काफ़ी परेशान होता है। वो फ़ौरन वहाँ से वापसी के लिए तैयार होता है, और इधर परिवार वाले सहजप्रीत सिंह को खोजना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन चचा स्वर्ण सिंह भी वापस आ जाता है। खोजबीन होती है, पुलिस में कंप्लेन लिखवाई जाती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो पुलिस इस मामले को काफ़ी सीरियस लेती है। उसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी एडल्ट का गायब होने का मामला दर्ज किया जाता है तो उसका मामला पुलिस थोड़ा हल्के में लेती है, लेकिन जब किसी बच्चे की गुमशुदगी का मामला होता है तो उसे सीरियस लेती है।
क्योंकि बच्चे के पास ना तो मोबाइल फ़ोन, ना तो कोई ऐसी चीज़ जिससे उसे ट्रेस किया जा सके, और बच्चा अपनी मर्ज़ी से भी अगर कहीं जाएगा तो रास्ता भटक सकता है। ये सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, जिस वजह से बच्चों की गुमशुदगी में पुलिस काफ़ी एक्टिव हो जाती है। पुलिस भागते हुए जगजीत सिंह के घर पे आती है, और घर पे आने के बाद अब सहजप्रीत सिंह के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर सहजप्रीत सिंह कब कहाँ खेल रहा था, किस तरह से कहाँ से गायब हुआ। ये सारी जानकारी पुलिस की टीम लेती है। पुलिस की टीम इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करती है, और उसके बाद अब घर वालों की दुश्मनी के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर क्या परिवार के लोगों से किसी की दुश्मनी, किसी के साथ कोई मतभेद, कोई ऐसा जो बच्चों को किडनैप कर सकता है। ये सारी जानकारी घर वालों से पुलिस वाले लेते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आता जिससे किसी पे शक किया जाए। अब पुलिस की टीम सहजप्रीत सिंह को खोजने में लग जाती है। वो अलग अलग इलाकों में दबिश देती, अलग अलग इलाकों के लोगों से पूछताछ करती। इसी बीच जब सहजप्रीत सिंह का कुछ पता नहीं चलता, तो पुलिस अब उस इलाके में जितने भी रूट्स होते, उन सारे रूट्स पे दुकान के बाहर जितने भी सीसीटीवी कैमराज लगे होते, उन सारे कैमराज को एक के बाद एक डिस्टेंस मैच करते हुए वो कैमरे की वीडियो को चेक करना शुरू कर देते। लगातार लगभग सैकड़ों कैमरे चेक किए गए। उसमें से कुछ दूरी पे आगे बाईपास के पास एक दुकान के कैमरे में एक फुटेज कैद होती है। उस फुटेज में जब पुलिस वाले गौर से देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो सहजप्रीत सिंह है वो किसी के साथ बाइक पे बैठकर जा रहा है। पुलिस वाले उस बाइक की डिटेल निकालते हैं, और डिटेल निकालने के बाद ये पता चलता है कि सहजप्रीत सिंह किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने ही सगे ताया यानी सगे चचा के साथ उस बाईपास की तरफ से गुजर रहा है। पुलिस वाले जैसे ही इस वीडियो को देखते हैं वो फौरन चौंक जाते हैं। चौंकना उनका लाजमी था। पुलिस वाले अभी भी स्वर्ण सिंह के बारे में किसी से पूछताछ नहीं कर रहे थे, या किसी को इस वीडियो के बारे में जानकारी नहीं दिए थे। वो फौरन जगजीत सिंह के घर पे आते हैं, और जगजीत सिंह के घर आने के बाद अब स्वर्ण सिंह के बारे में माता पिता से पूछताछ करते हैं कि आखिर इनके साथ आपका क्या रिश्ता है। क्योंकि हमने एक वीडियो पाई है, जिस वीडियो में जो सहजप्रीत सिंह है वो अपने ही चचा के साथ जा रहा है। जैसे ही ये बात जगजीत सिंह की पत्नी सुनती है, वो फौरन रोने लगती है और ये कहती है कि इस मेरे बेटे को गायब करने में इसी स्वर्ण सिंह का हाथ है। पुलिस और जानकारी इकट्ठा करती है, और जानकारी इकट्ठा करने के बाद अब स्वर्ण सिंह को हिरासत में लेती है। शुरुआत में पुलिस वाले इसलिए ऐसे मामलों में हिरासत में नहीं लेते कि मामला सेंटिमेंट से जुड़ा होता है, लोगों की फीलिंग्स होती है। उनके ही परिवार के अगर किसी व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो शुरुआत में वो इस बात को हज़म नहीं कर पाते, वो उल्टे पुलिस को ब्लेम देने लगते हैं। इस कारण से पुलिस पहले घर वालों से पूरी तफ्तीश करती है, जानकारी इकट्ठा करती है, और उसके बाद अब स्वर्ण सिंह को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में स्वर्ण सिंह पहले हीला हवाली करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे अपने पुलिसिया अंदाज में बात करते हैं तो वो इस बात को कबूल कर लेता है, और वह कहता है कि हाँ, उसकी गुमशुदगी में उसी का हाथ है, बल्कि सिर्फ गुमशुदगी में ही नहीं, मैंने उसका कत्ल भी कर दिया। पुलिस वालों को जैसे ही ये वर्ड सुनने में आया वो फौरन चौंक गए, क्योंकि अभी तक जो इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी उन्होंने, वो यही थी कि स्वर्ण सिंह का जो सबसे करीबी, वो जिसको सबसे ज़्यादा मानता था, जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, वो यही सहजप्रीत सिंह था। सहजप्रीत सिंह से शायद वो अपने बेटे से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते वो चौंक जाते हैं। उसके बाद अब उसके आगे की जो स्टोरी होती वो सुनाने के लिए कहते हैं। वो बताता है कि हाँ, मैंने उसे एक नहर में फेंक कर मार दिया। सोचिए कि एक व्यक्ति जो एक 8 साल के बच्चे से इतनी मोहब्बत करता हो कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने से पहले उसकी ख्वाहिश को पूरा करता हो, लेकिन आखिर वो सिचुएशन, वो वक्त, वो वजह क्या होगी जिसकी वजह से वो अपने जिसको वो सबसे ज़्यादा चाहता था, मानता था, उसे ही मौत के हवाले कर दिया। और वो भी एक ऐसी मौत जिसमें
शायद वो समझ भी ना पाया हो कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी सांस को भी ना ले पाया हो। वो कहानी भी सुनाता है। वो कहता है कि असल में मैं उस दिन जब अगस्त की वो जो तारीख थी, जिस तारीख को सहजप्रीत सिंह गायब हुआ था, उस तारीख को मैंने देखा कि सहजप्रीत सिंह साइकिल से मार्केट की तरफ, यानी जो घर है उससे कुछ दूरी पे मार्केट की तरफ जा रहा है। तो मैंने अपनी बाइक से उसका पीछा किया और बाइक से पीछा करने के बाद एक गुरुद्वारा पड़ा, जिस गुरुद्वारे के पास मैंने कहा कि अपनी साइकिल को यहीं पर लगा दो और चलो हम लोग अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे प्रार्थना करके आया जाए। और ये कहकर मैंने सहजप्रीत सिंह को अपने साथ लिया और उसको गाड़ी पे बैठाल कर मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से जाने के बाद जब रास्ते पे मैंने उस बाईपास पे हम लोग पहुँचे तो सहजप्रीत सिंह को नींद आने लगी। वो कहने लगा कि उसे नींद आ रही। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि चलो हम लोग अभी नहीं चलते, हम लोग फलां गुरुद्वारे में चलते हैं। उस गुरुद्वारे में जाकर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद गाड़ी को वहीं खड़ी करके हम लोग बस से चलेंगे अमृतसर और वहाँ पर गोल्डन टेम्पल में प्रार्थना करके वापस आ जाएंगे। ये सुनने के बाद फिर वो वहाँ से उस बाईपास के पास लेकर जाता है जहाँ सीसीटीवी कैमरे में वो कैद भी होता है। और उसके बाद आगे जाने के बाद उसने सहजप्रीत सिंह को फ्रूट चाट भी खिलाया और फ्रूट चाट खिलाने के बाद फिर वो उसी के करीब जो गुरुद्वारा था उस गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पर रात गुजारते हैं। और जब वो वहाँ पर रात गुजार रहे तो उसी बीच उसके बेटे ने उसे कॉल भी किया था कि पापा सहजप्रीत सिंह नज़र नहीं आ रहा है, वो गुमशुदा है, वो गायब है। तो उसने बताया कि वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल आया हुआ है, वो फ़ौरन वहाँ से भागते हुए आ रहा है। लेकिन उस वक्त वो उसी इलाके में, यानी अब्दुल्लापुर के इलाके में जो बाईपास था, उस बाईपास के करीब गुरुद्वारे में सहजप्रीत सिंह के साथ मौजूद था। और उस वक्त सहजप्रीत सिंह जिंदा भी था, लेकिन वो इस बात को छिपा लिया था। जब रात में वो दोनों वहाँ पर आराम करते हैं, सुबह होती है, सुबह वो नाश्ता करते हैं कहीं पर रुक कर, और नाश्ता करने के बाद वो अमृतसर जाने की बजाय वहीं करीब में एक नहर थी, एक मशहूर नहर, उस नहर के पास सहजप्रीत सिंह को लेकर जाता है। और वहाँ जाने के बाद उफनती नहर में, जिसका पानी उफान पे था, उसी नहर में अचानक बात करते हुए सहजप्रीत सिंह को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से सहजप्रीत सिंह की डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। और वो शायद ये समझ भी नहीं पाया होगा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। एक ताया, एक चचा जो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का दावा करता है, आखिर उसी के हाथ एक भतीजे की मौत हो गई। और भतीजा भी इतना मासूम, इतना भोला भाला, घर वालों के मुताबिक जिस लाइन में, जिस फुटप्रिंट पे घर वाले उसे चलाना चाहते थे, वो उसी रास्ते पे चल रहा था। बेहद धार्मिक, हर उस चीज़ का ख्याल रखता है जिस चीज़ को माँ बाप उससे जिस चीज़ से रोकते, जिस चीज़ का उसे पालन करने को कहते, वो उस चीज़ का पालन करता। उस बच्चे की मौत उसी के ताया, उसी के चचा के हाथों हो जाती। मौत होने के बाद जैसे ही वो वहाँ पर धक्का देता, और धक्का देने के बाद वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, और उसके बाद फिर वो वहाँ से अपनी बाइक उठाता है और वो बाइक से वापस घर आता है और वहाँ पर रोना धोना मचाता है। ये जाहिर करता है कि सबसे ज़्यादा गम और सबसे ज़्यादा दुख उसे ही सहजप्रीत सिंह के गायब होने से हुआ है। वो खुद भी साथ पुलिस के मिलता, खोजबीन करता, तलाश करता, लेकिन सहजप्रीत सिंह कहाँ था, असल में वो उसे पहले से ही पता था। पुलिस की कस्टडी में आने के बाद फिर पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और फिर उसकी निशानदेही पे उस नहर से उस सहजप्रीत सिंह 8 साल के मासूम बच्चे की लाश निकाली जाती है। और उसके बाद फिर उससे कत्ल के पीछे की वजह पूछी जाती है कि आखिर क्या वजह थी जिस वजह से एक 8 साल के मासूम की हत्या करनी पड़ी। वो वजह बताता है, वजह ये होती है कि असल में सहजप्रीत सिंह की जो माँ थी, यानी स्वर्ण सिंह की जो भाभी थी, वो अक्सर स्वर्ण सिंह को ताना दिया करती थी इस बात का कि स्वर्ण सिंह अपनी माँ का गुलाम है, वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला बेटा था। लेकिन स्वर्ण सिंह की जो भाभी थी, यानी जगजीत सिंह की पत्नी, वो इस बात को गुलामी के एंगल से सुनाया करती थी, उसे ताना दिया करती थी।
कि तुम माँ के पिट्ठू हो, इस तरीके के अल्फाज निकाला करती थी, जिस बात से स्वर्ण सिंह को काफ़ी गुस्सा आता था, लेकिन वो इस गुस्से को जाहिर नहीं करता था। जगजीत सिंह की पत्नी उसे ताना दिया करती थी। उसने ये फैसला किया कि ये मुझे मेरी माँ से दुश्मनी कराना चाहती, मेरी माँ और मेरे बीच ये नफरत पैदा करना चाहती है, तो मैं इससे इसकी औलाद का सुख छीन लूँगा। और यही खुन्नस, यही जलन, यही बदले की भावना उसके दिल में थी, जो उसने अगस्त की उस तारीख को अंजाम दिया, जिस तारीख की रात में वो सहजप्रीत सिंह को अपने साथ अपनी गाड़ी पर बैठालकर उस नहर के करीब लेकर जाता है और उसे उस उफनती हुई नहर में धक्का दे देता है। क्या कत्ल की ये वजह होना जस्टिफाइड? क्या किसी भी चीज़ का इस हद तक चले जाना सही है? किसी को इस तरह से सुनाना, इस तरीके से उसकी खिंचाई करना? कहते हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, चाहे बुरी चीज़ हो। अच्छी, आप अपने जहन में एक चीज़ सोचिए कि दुनिया की जो आपकी सबसे अच्छी चीज़ है, उसको आप लिमिट से ज़्यादा कर दीजिए, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। उसी तरह से बुराई की भी एक हद होती है। कुछ बुराई शायद लोगों को उतना सीरियस नहीं करती, लेकिन कुछ देखने में छोटी बुराई कुछ ज़्यादा ही सीरियस असर कर जाती है, जो इस कहानी में आपको सुनने में, देखने में नज़र भी आया होगा कि एक चाचा जो कि अपने खुद के भतीजे से बेहद मोहब्बत करता हो और उसने ही किसी की दुश्मनी में किसी और की जान ले ली, और उसकी जान लेकर यह साबित करना चाहा कि उसने अपनी बेइज्जती या अपनी जो नफरत थी उसका बदला ले लिया। यह थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।